हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एमा नोबेल को, जो कि लिखा गया है जेन ऑस्टिन के द्वारा। तो ये इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहले कैरेक्टर हैं मिस्टर हेनरी वुडहाउस। इनका स्टेट का नाम है हार्टफील्ड स्टेट। ये पिता हैं इजाबेला वुडहाउस के और एमा वुडहाउस के। इन्हें हाइपोकॉन्ड्रिया है और ये अपने मेडिकल एडवाइस के लिए डिपेंडेंट हैं मिस्टर पर्सी पे। इजाबेला वुडहाउस की शादी हो चुकी है जॉन नाइटले से और इनके 5 बच्चे हैं। एमा वुडहाउस, इसने हाल ही में अपनी गवर्नेंस मिस एन टेलर की शादी करवा दी है और एमा वुडहाउस लास्ट में अपनी शादी करती है जॉर्ज नाइटली से। जॉर्ज नाइटली के स्टेट का नाम है डॉनवेल एबे। दूसरे कैरेक्टर्स हैं मिस एन टेलर, जो कि बाद में शादी होने के बाद बन जाती हैं मिसेज वेस्टर्न। ये शादी करती हैं मिस्टर वेस्टर्न से। मिस्टर वेस्टर्न के स्टेट का नाम है रैंडल्स। इन्होंने पहली शादी की थी और उससे इनके एक बेटे हैं जिसका नाम है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो कि एट द लास्ट में शादी करते हैं जेन फेयरफैक्स के साथ। फ्रैंक चर्चिल अपने मामा मामी के साथ रहते हैं जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेज चर्चिल और उनका स्टेट है इंस्कॉम्ब स्टेट। थर्ड है मिस बेट्स एंड मिसेज बेट्स। इनकी एक नीस है जेन फेयरफैक्स, जिसके कि माता पिता नहीं है, यानी कि वो ऑर्फन है। और जेन फेयरफैक्स के जो बेनिफैक्टर हैं वो इनके फैमिली फ्रेंड हैं जिनका नाम है कॉलोनल कैम्पबेल। फोर्थ है मिस्टर एल्टन, जो कि बेकार है हाईब्यूरी में और वो शादी करते हैं मिस हॉकिंस से और जिनका दूसरा नाम है ऑगस्टा इल्टन, जो कि इनका स्टेट का नाम है मैपल ग्रोव और ये बिलोंग करती हैं बाथ से। एक टाउन है जिसका नाम है बाथ। फिफ्थ है हैरियट स्मिथ। ये स्टूडेंट है मिसेस गोडार्ड के एक बोर्डिंग स्कूल की और यह लास्ट में शादी करती है मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से, जिनकी बहन का नाम है एलिजाबेथ मार्टिन और ये एबे मिल फॉर्म में रहते हैं, जो कि है जॉर्ज नाइटली का, लेकिन ये लोगों ने उसे लीज पे ले रखा है। मिसेस गोडार्ड मिसेस गोडार्ड एक बोर्डिंग स्कूल को रन करती है कोल्स। कोल्स जो हैं ये एक मर्चेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। मर्चेंट है मतलब कि व्यापारी हैं। मिस्टर डिक्सन, वे लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने जेन फेयरफैक्स को एक पियानो गिफ्ट किया है। अब आगे डिस्कस करते हैं इस नोवेल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक नॉवेलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन, known for landed gentry novels, that is, the novels dealing with the lives of rich class, those who are farmers, landlords, and were far away from the city life. यह जानी जाती हैं लैंडेड जेंट्री नोवेल के लिए और ये ऐसे नोवेल होते हैं जो कि डील करते हैं रिच क्लास के लाइफ से, जो कि फार्मर हैं या तो लैंडलॉर्ड हैं और जो कि सिटी लाइफ से काफ़ी दूर रह रहे हैं। शी डील्ड विद द लव इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन। वह प्यार को डील करती है एक दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशन में। फॉर जेन ऑस्टिन, मैरिज एंड सोशल स्टेटस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लव इज अ सेकेंडरी। जेन ऑस्टिन के लिए शादी और जो सोशल स्टेटस है ये पहली प्रायोरिटी है और प्यार जो है वो सेकेंडरी है। सी फेमसली सेड, उसने फेमसली कहा था, 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on. Emma, fourth novel by Jane Austen, published in the 3 volumes in 1815. एमा जो नॉवेल है ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया तीसरा नॉवेल है और ये पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में 1815 में। सेट इन हाईब्यूरी इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यह सेट है हाईब्यूरी इंग्लैंड में, जो कि शुरुआती 19वीं शताब्दी में सेट है। बिफोर शी बिगेन द नॉवेल, ऑस्टिन राइट, इस नॉवेल को शुरू करने से पहले ऑस्टिन लिखती हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ हीरोइन whom no one but myself feel much like. She introduced the title character as Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich. Emma, written after Jane Austen's move to Chawton,
was her last novel to be published during her lifetime. एमा जो कि नॉवेल है वो जेन ऑस्टिन ने जब चॉर्टन मूव कर गई थी तब लिखा था उसने, और यह लास्ट नॉवेल है जो कि उनके जीवित रहने के दौरान पब्लिश हुआ था, जबकि उनका लास्ट कंप्लीट नॉवेल जो है वो परसुएशन है। और ये जो नॉवेल है वो थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक में लिखा गया है। ऑस्टिन डेडिकेटेड दिस नॉवेल टू द प्रिंस रेजेंट। उसने इस नॉवेल को डेडिकेट किया है प्रिंस रिजेंट को। इट इज़ अ कॉमेडी ऑफ मैनर, यह कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। इसमें मेन थीम जो है वो है कर्टशिप एंड मैरिज और सोशल क्लास एंड सोशल कंडक्ट। चलिए इस नॉवेल के बारे में जानते हैं। वॉल्यूम 1। यूथफुल एमा वुडहाउस whose long-time governess and friend Miss Taylor had just married Mr. Weston, takes some solace in being left alone with her aging father by claiming that she made the match herself. जो यूथ एमा वुडहाउस है उसकी जो लॉन्ग टाइम गवर्नेस मिस टेलर जो है, जो उनके साथ 16 सालों तक रह चुकी है, वो उनकी हाल ही में शादी हो गई मिस्टर वेस्टन से। और अब जो एमा वो है वो अकेली पड़ गई है अपने बूढ़े पिता के साथ। और एमा यह बताती है कि उसने खुद ही यह शादी करवाई है। She decides that she must also marry of the young rector Mr. Elton. वह यह भी डिसाइड करती है कि वह अपने जो नए पादरी हैं मिस्टर एल्टन, वह उनकी भी शादी करवाएगी। Among her friends and acquaintances in the large and populous village of Highbury, she begins to notice young Harriet Smith. वह अपने फ्रेंड और जान पहचान के लोगों में से वह उनकी मैच को ढूंढती है और वह नोटिस करती है हैरियट स्मिथ को, द प्रिटी इललेजिटिमेट 17-year-old हु लिव्स एट मिसेस गोडार्ड्स बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद वह नोटिस करती है यंग हैरियट स्मिथ को, जो कि 17th ईयर की इललेजिटिमेट है, जिसके माता के बारे में किसी को पता नहीं है, और वह रहती है मिसेस गोडार्ड के बोर्डिंग स्कूल में। डिटरमाइनिंग फर्स्ट टू इम्प्रूव हैरियट, Emma discourages her interest in Robert Martin of Abbey Mill Farm. वह हैरियट जो एमा वुडहाउस है वो सबसे पहले हैरियट के जो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहती है। इसके लिए वह डिस्करेज करती है एमा के जो रॉबर्ट मार्टिन में जो कि एक फार्मर है एबे मिल फार्म में, उसके प्रति जो इंटरेस्ट है उसको वह डिस्करेज करती है। डिक्लेयर्स दैट हैरियट मस्ट बी फ्रॉम मोर जेंटल पेरेंट देन हिज। वह बताती है कि हैरियट जैसी भी है वह रॉबर्ट मार्टिन से एक अच्छे क्लास से बिलोंग करती होगी। एंड फिक्सेस अपॉन हैरियट एज मिस्टर एल्टन्स फ्यूचर वाइफ। और वह उसको ऐसा एज्यूम करवाती है कि तुम सोचो अगर तुम है मिस्टर एल्टन की फ्यूचर वाइफ हो। इन ब्रिंगिंग द टू टुगेदर, एमा डज ए ड्राइंग ऑफ हैरियट विच मिस्टर एल्टन एडमायर्स एंड टेक्स ऑफ टू लंदन टू बी फ्रेम्ड। वह दोनों को पास लाने की कोशिश में एमा एक ड्राइंग बनाती है हैरियट की, जिसे मिस्टर एल्टन जिसकी तारीफ करते हैं और उसे लंदन ले जाते हैं ताकि वो उसे फ्रेम करवाए। दिस appears so promising to Emma that which Harriet receives a letter of proposal from Robert Martin, Emma discredits him and actually helps Harriet to write a letter of refusal. एमा को इससे काफ़ी खुशी होती है, और जब हैरियट एक लेटर रिसीव करती है रॉबर्ट मार्टिन से, जो कि उसे प्रपोज करते हुए एक लेटर लिखते हैं, तो एमा वह इसको नकार देती है और हैरियट को एक रिफ्यूजल लेटर लिखने में उसकी मदद करती है। हैरियट regretfully refused Mr. Martin's proposal based on the fact that it was inappropriately made in letter. हैरियट जो है वो रिफ्यूज कर जाती है मिस्टर मार्टिन के प्रपोजल से, और वह कहती है कि वह एक इनएप्रोप्रिएट तरीके से एक लेटर में लिखा हुआ है। मिस्टर नाइटली डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन। मिस्टर नाइटली जो है इस डिसीजन से खुश नहीं है। मिस्टर नाइटली बिलीव्स दैट एल्टन विल नेवर मैरी हैरियट बिकॉज शी हैज़ नो मनी। मिस्टर नाइटली यह विश्वास करते हैं कि मिस्टर जो एल्टन है वह कभी भी हैरियट से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हैरियट के पास पैसे नहीं हैं। एमा फाइंड्स अ रिडल फ्रॉम मिस्टर एल्टन एंड एज्यूम्ड इट इज़ फॉर हैरियट। एमा जो है मिस्टर एल्टन से एक रिडल लाती है, मतलब पहेली लाती है, और वह ऐसा एज्यूम करती है कि वह हैरियट के लिए है। दे कॉपी द रिडल एंड मेक वन ऑफ देयर ओन टू गिव मिस्टर एल्टन। वह रिडल को कॉपी करते हैं और वो इसे तैयार करते हैं मिस्टर एल्टन को देने के लिए। The meaning of the puzzle was courtship, और उस पजल का मीनिंग है courtship.
Ensuing events convince Emma that Harriet and Mr. Elton is developing a mutual regard, and she takes pride in the apparent success of her endeavor. इसके बाद कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं जिससे एमा को लगता है कि वह उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिगार्ड हो रहा है और वह इन सबसे खुश होती है. एट द सेम टाइम अफर्मिंग दैट सी हरसेल्फ विल नेवर मैरी. और इसी समय वह जब हैरियट उससे पूछती है तो वह एमा यह अफर्म करती है कि वह कभी शादी नहीं करेगी. फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज मिस्टर एंड मिसेज जॉन नाइटले रिस्पेक्टिवली द ब्रदर ऑफ जॉर्ज नाइटले एंड द सिस्टर ऑफ एमा comes from London with their 5 children to visit the Wood houses. क्रिसमस हॉलीडे क्रिसमस की छुट्टियों के लिए मिस्टर और जो मिसेज जॉन नाइटले जो हैं, जो कि भाई हैं जॉन नाइटले जॉर्ज नाइटले के और बहन है एमा की मिसेज नाइटले, वो लोग लंदन से वापस आते हैं अपने 5 बच्चों के साथ वुड हाउस में विजिट करने के लिए. ऑन December 24, which proves to be a bad day of snow, all of them include George Knightley and Mr. Elton go to Weston's home where the Christmas Eve dinner party takes place. दिसंबर 24 को जॉर्ज नाइटले, मिस्टर एल्टन, ये सभी वेस्टर्न के घर जो है रैंडल्स, वहाँ पे जाते हैं क्रिसमस ईव डिनर पार्टी के लिए. हैरियट कांट गो टू द क्रिसमस पार्टी बिकॉज ऑफ फर्स्ट सोवर थ्रोट. हैरियट उस पार्टी में नहीं जाती है क्योंकि उसका गला खराब है. देयर डिस्कशन टर्न्स टू फ्रैंक चर्चिल, Weston's handsome, polished son. By a former marriage, Frank had taken his uncle's name upon going to live with him, but a son who has never been seen in Highbury. वहाँ पे डिस्कशन चलता है फ्रैंक चर्चिल के बारे में, जो कि वेस्टर्न का एक हैंडसम बेटा है उसकी पहली शादी से, और उसने अपने मामा मामी का नाम ले लिया है वहाँ पे जा कर के, लेकिन उसे कभी भी नहीं देखा गया है हाईब्यूरी में. John Knightley in particular thinks it's oddly improper that Frank has not yet called on the newly remarried father, even though Frank lives from some distance away in Yorkshire with the Churchills. जॉन नाइटले को यह काफ़ी ऑड लगता है कि फ्रैंक जो है अपने पिता के दोबारा शादी पे अभी तक नहीं आया है, जबकि वह उनसे कुछ ही दूरी पे रहता है. There have been letters from him, of course, and a pleasant surprise of the dinner party is an announcement that a recent letter says that Frank will be coming for the visit within 2 weeks. An announcement that reminds Emma that if she were ever to marry, Frank would suit her in age, character and condition. वह उसके द्वारा कई सारे लेटर आए हुए हैं अभी तक, लेकिन एक अभी तक सरप्राइज जो आया अभी डिनर पार्टी के दौरान वह उसके रिसेंट लेटर से आता है, जिसमें फ्रैंक चर्चिल यह बताते हैं कि अगले 1-2 वीक में वह यहाँ पे आएंगे. और एमा जो है इसे यह रिमाइंड करती है कि अगर उसे कभी भी शादी करना होगा तो फ्रैंक उसके लिए सबसे मोस्ट सूटेबल लड़का होगा. द स्नो इंक्रीजेज टू द पॉइंट दैट द विजिटर्स फील दैट दे मस्ट गो इफ दे आर टू रीच होम सेफली. स्नो बहुत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और जो जितने भी लोग आए हुए हैं वे डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें सही सुरक्षित घर पहुँचना है तो उन्हें अभी ही निकलना होगा. एमा फाइंड्स हरसेल्फ along with मिस्टर एल्टन इन द सेकंड कैरेज. एमा जो है खुद को अकेले पाती है मिस्टर एल्टन के साथ दूसरे कैरेज में. मिस्टर एल्टन अनाउंसेस ही इज इन लव विथ एमा. मिस्टर एल्टन जो है वो प्रपोज करते हैं एमा को और बोलते हैं कि वह एमा से प्यार करते हैं. एमा रिब्यूक्स मिस्टर एल्टन एंड टेल्स हिम ही शुड बी इन लव विथ हैरियट. एमा जो है वह उसको वह झिड़क देती है और कहती है कि उन्हें तो हैरियट के साथ प्यार करना चाहिए. मिस्टर एल्टन डिनाइज एनी फीलिंग फॉर हैरियट. मिस्टर एल्टन जो है वो कहते हैं कि उन्हें हैरियट के लिए उनके पास कोई फीलिंग नहीं है. एमाज रिफ्यूजल ऑफ मिस्टर एल्टन्स ऑफर इज फर्म. एमा जो है मिस्टर एल्टन को रिफ्यूज कर देती है, बट सी इज इंडीड वरीड दैट सी हैज नेवर दो सीरियसली थॉट सीरियसली ऑफ हैरियट. बट उसे यह समस्या समझ में आती है कि उसने हैरियट के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा. हर वरी एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म कंटिन्यू थ्रू द नाइट. उसका जो यह परेशानी जो है और अपने बारे में जो उसकी सेल्फ क्रिटिसिज्म है या उसके रात भर उसके दिमाग में चलता है. फॉर्चुनेटली फॉर हर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज एवरीवन इज कन्फाइंड टू होम बाय द वेदर. उसके किस्मत से उसके अगले कुछ दिनों तक सभी लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं क्योंकि वेदर जो है काफ़ी ख़राब है. On the first good day, the John Knightley returns to London
while Mr. Elton informs Mr. Woodhouse in a note that he is leaving for a visit to Bath. जब दिन जब दिन ठीक हो जाता है तो पहले ही ठीक दिन में जॉन नाइटले जो है वो लंदन वापस लौट जाते हैं और मिस्टर एल्टन जो हैं वो मिस्टर वुडहाउस को एक लेटर के द्वारा इन्फॉर्म करते हैं कि वह बात जा रहे हैं. इट इज़ एमाज अनहैप्पी ड्यूटी टू इन्फॉर्म हैरियट अबाउट मिस्टर एल्टन एंड टू कंसोल हर. अब ये एमा का अनहैप्पी ड्यूटी है कि वह हैरियट को बताए मिस्टर एल्टन के बारे में और उससे वह संतावना दे. इनवर्डली ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर बीइंग इन एरर. वह अंदर से वह खुद को ब्लेम कर रही है क्योंकि वह उसकी यह गलती उसी की है. इन एडिशन टू दिस this disappointment in her plans, she learns that Frank Churchill has once again had to defer his visit because Mrs. Churchill is ill, a condition that many of Highbury doubt. इसके साथ ही जो फ्रैंक चर्चिल के आने का जो प्लान था वह एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है क्योंकि मिसेज चर्चिल जो हैं उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, वो बीमार हैं और इस बारे में सारे हाईब्यूरी वाले जो हैं वो डाउट करते हैं. जॉर्ज नाइटली इन पार्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रैंक्स रियल सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स मिस्टर वेस्टन. जॉर्ज नाइटली जो हैं वो पार्टिकुलरली जो फ्रैंक की क्या ड्यूटी बनती है उनके पिता के प्रति इस बारे में सवाल पूछते हैं. वॉल्यूम 2. दो मिस बेट्स a harmless but compulsive talker is disagreeable in Emma's eyes. जो मिस बेट्स हैं वो एक कंपल्सिव टॉकर है, मतलब काफ़ी बातूनी है. Emma pays a duty call to her and Mrs. Bates learns that Miss Bates' orphan niece Jane Fairfax will arrive next week for a 2-month visit. तो एमा जो है वो मिस बेट्स और मिसेज बेट्स के बुलाने पर ऐसे ही एक फॉर्मली उनके घर जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो ऑर्फन नीस है जेन फेयरफैक्स वो अगले वीक आ रही है 2 मंथ के लिए. जेन अपॉन अराइवल is elegant, accomplished and reserved and Emma does not like her. जेन जो है वो आ जाती है और वो काफ़ी रिजर्व्ड है, वो सबसे उतनी बात भी नहीं करती है जिसके चलते एमा उसे लाइक नहीं करती है. She learns that Jane and Frank Churchill had met at Weymouth. और जब वह एमा उससे बात करती है तो एमा को यह पता चलता है जेन से कि फ्रैंक और जेन जो है वो मिल चुके हैं एक दूसरे से वेमाउथ में. Miss Bates and Jane arrive to announce that Mr. Elton, still in Bath, has become engaged to Augusta Hawkins there. Miss Bates और Jane जो हैं वो आके उनसे यह बात करते हैं. उनको यह पता चलता है कि जो मिस्टर एल्टन जो अभी भी बात में है वो अब इंगेज हो चुके हैं अगस्टा हॉकिंस है वहीं पे. लेटर हैरियट कम्स टू से दैट शी हैज एनकाउंटर्ड रॉबर्ट मार्टिन एंड हिज सिस्टर एलिजाबेथ एट फोर्ट शॉप डाउनटाउन एंड दे इनवाइटेड हर टू एबे मिल फार्म. कुछ समय बाद हैरियट वहाँ आती है और वह बताती है एमा को कि वह कुछ समय पहले मिली रॉबर्ट मार्टिन्स और उसकी बहन एलिजाबेथ से फोर्ट शॉप डाउनटाउन में और उन्होंने उसे इनवाइट किया है एबे मिल फार्म में. एमा स्कीम्स टू अलाउ द विजिट टू लास्ट ओनली 15 मिनट्स. एमा काफ़ी कुछ प्लान करती है और फिर वह हैरियट को अलाउ करती है उनसे मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट. Frank Churchill finally arrives and is very agreeable and lively. Frank Churchill finally आ जाता है और वह काफ़ी lively है. From the time of his first visit to the Woodhouse, it is evident that Mr. and Mrs. Weston would like to make a match between him and Emma. उसकी पहली विजिट से जो मिस्टर एंड मिसेज वेस्टन है वो ये चाहते हैं कि फ्रैंक और एमा के बीच में मैच हो जाए, मतलब दोनों की शादी हो जाए. He goes off to see the Bates and Jane Fairfax. वह जो है फ्रैंक जो आ गया है वह बेट से भी मिलने जाता है और जेन फेयरफैक्स से भी वहाँ जाके मिलता है. इन सब्सिक्वेंट मीटिंग्स एमा इज वून ओवर बाय फ्रैंक एंड इन देयर डिस्कशन ऑफ जेन हर रिजर्व फ्रैंक परफेक्टली एग्रीज विथ एमा. जो सब अब फ्रैंक जो है वो लगातार एमा से मिल रहा है और वो जब दोनों चर्चा करते हैं तो जेन बोलती है कि जो एमा बोलती है कि जेन जो है वो काफ़ी रिजर्व है और जो फ्रैंक चर्चिल है वो इस बात से एग्री करता है एमा के. ही रन्स ऑफ टू लंदन जस्ट टू गेट अ हेयर कट. जो फ्रैंक चर्चिल है वो लंदन जाता है सिर्फ अपनी बाल कटवाने के लिए. एट अ पार्टी गिवन बाय द कोल्स
फ्रैंक सिट्स अटेंटिवली बिसाइड एमा। कोल्स जब पार्टी देते हैं तो फ्रैंक अटेंटिवली होकर बैठता है एमा के बगल में। जेन, इट इज लर्न, हैज रिसीव्ड अ न्यू पियानो फोर्ट। यह सबको पता चलता है कि जेन ने एक नया पियानो फोर्ट रिसीव किया है। When Emma hints that Mr. Dixon, the husband of Jane's friend in Ireland, sent it, Frank politely agrees. और जब एमा यह कहती है कि मिस्टर डिक्सन, जो कि जेन की जो फ्रेंड है आयरलैंड में, उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किया होगा, तो फ्रैंक इस बात से एग्री करता है। बिकॉज ऑफ सम impromptu dance at the Coles, Emma and Frank later plan a dance at the Crown Inn, but everything is overthrown when Frank has to leave owing to Mrs. Churchill's illness. कोल्स के यहाँ पे बिना तैयारी के एक डांस हो जाती है, जिसके चलते एमा और फ्रैंक एक प्लान करते हैं कि बाद में वो क्राउन सीन में एक डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन सब कुछ धरा का धरा जाता है, क्योंकि फ्रैंक को मिसेस चर्चिल की क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। Before going, Frank visits the Bestes and then the Woodhouses, leaving Emma pretty well convinced that he is in love with her, though she can picture him herself only as refusing him. जाने से पहले जो फ्रैंक है वो बेट्स के यहाँ और वुड हाउसेस के यहाँ जाता है, जिससे कि एमा कन्विंस हो जाती है कि वह उससे प्यार कर रहा है, लेकिन वह फिर यह करती है कि अगर वह उसे प्रपोज करेगा तो वह उसे मना ही कर देगी। Meanwhile, her attention is taken up with the arrival of Mrs. Augusta Elton. उसी दौरान जब मिसेस अगस्टा एल्टन वापस आ जाती है, मतलब शादी होने के बाद यहाँ पे, तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। एमा डिसलाइक्स हर फॉर हर फैमिलियरिटी एंड इम्प्रॉपर मैनर्स। एमा जो है उसके हाव भाव, जो मेल भाव है उसके लिए और उसके इम्प्रॉपर मैनर्स के लिए उसको डिसलाइक करती है। मिस्टर नाइटले शो सच respect for Jane Fairfax that Emma thinks he may be falling in love, but he declares that he would never ask her to marry him. मिस्टर नाइटले हैं वो जेन फेयरफैक्स के प्रति कुछ रिस्पेक्ट दिखाते हैं, जिससे एम्मा ऐसा सोचती है कि वो उसके साथ प्यार में है, लेकिन वो मिस्टर नाइटले जो है वो एम्मा को डिक्लेयर करते हैं कि वह उसे कभी भी शादी के लिए नहीं पूछेंगे। एम्मा ड्यूटीफुली गिव्स अ डिनर पार्टी फॉर द एल्टन्स। जेन अनाउंसेस हर इंटेंशन टू बिकम अ गवर्नेस। एमा जो है वो ड्यूटीफुली, जो क्योंकि मिस्टर एल्टन की शादी हो गई है, तो वह एक पार्टी देती है सबको, और उस पार्टी में जेन भी आती है और जेन ये अनाउंस करती है कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो वह गवर्नेस बनेगी। इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मिस्टर वेस्टन अराइव्स विद द न्यूज दैट फ्रैंक विल बी द देम अगेन सून बिकॉज ऑन डॉक्टर्स ऑर्डर्स मिसेस चर्चिल मस्ट कम टू लंदन फॉर अ स्टे इन मई। इन सब के बीच में मिस्टर वेस्टर्न फिर से आते हैं और वह न्यूज लाते हैं कि फ्रैंक फिर से उन सबके बीच होगा, क्योंकि डॉक्टर ने यह ऑर्डर दे दिया है कि मिसेस चर्चिल फिर से लंदन आ सकती है और कुछ दिन रुकेगी मई में। वॉल्यूम 3। By the time Frank Churchill returns, Emma realizes that there is no attachment on her part. जब फ्रैंक चर्चिल फिर से रिटर्न आता है तो एमा को लगता है कि एमा के साइड से कोई अटैचमेंट नहीं है उसके प्रति। द बॉल एट द क्राउन इन नाउ टेक्स प्लेस। अब जो है बॉल होता है क्राउन इन में। When Harriet proves to have no dancing partner and Mr. Elton obviously slights her, जिसमें कि हैरियट को कोई भी डांसिंग पार्टनर नहीं मिलता है और मिस्टर एल्टन जो है उसकी बेइज्जती करते हैं। George Knightley, who has not danced before, gallantly leads her to the set and afterwards even dances with Emma. जॉर्ज नाइटले, जिन्होंने कि अभी तक इससे पहले कभी डांस नहीं किया है, वो एमा को डांस सेट के लिए मतलब हैरियट को डांस सेट के लिए बुलाते हैं और वो उसके साथ डांस करते हैं और इसके बाद में वो एमा के साथ भी डांस करते हैं। द नेक्स्ट डे फ्रैंक रेस्क्यूज हैरियट फ्रॉम सम जिप्सीज एंड एमा थिंक्स शी सीज समथिंग डेवलपिंग बिटवीन देम बट डिसाइड्स नॉट टू इंटरफेयर, इट विल बी अ मेयर पैसिव स्कीम। अगले दिन क्या होता है कि फ्रैंक जो है वो हैरियट को कुछ जिप्सीज से बताता है और एमा को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ डेवलप हो रहा है, लेकिन वह इन सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। यह उसका पैसिव स्कीम है। हैरियट इंडिकेट्स दैट शी इज इंटरेस्टेड इन समवन एबव हर एंड एमा इज श्योर दैट इट इज फ्रैंक। हैरियट एमा को यह बताती है कि वह इंटरेस्टेड है अपने से एबव क्लास के आदमी में,
लेकिन ये एमा को लगता है कि वह श्योर ही फ्रैंक ही है। ड्यूरिंग अ गैदरिंग एट विच दे प्ले अ वर्ड गेम, फ्रैंक स्वॉप्स वर्ड्स एट जेन which makes George Knightley suspect that the two are involved, but Emma will not believe him. जब एक गैदरिंग में वो लोग एक वर्ड गेम खेलते हैं तो फ्रैंक जो है कुछ वर्ड्स बोलता है जेन को, जिससे कि जॉर्ज नाइटले सस्पेक्ट करते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन एमा इस बात पर विश्वास नहीं करती है। इन जून अ स्ट्रॉबेरी पार्टी इज हेल्ड एट डॉनवेल एबे, जॉर्ज नाइटली स्टेट। जून में जॉर्ज नाइटली के स्टेट में, जिसका कि नाम डॉनवेल एबे है, वहाँ पे एक पार्टी रखी जाती है। एमा ऑब्जर्व्स जॉर्ज एंड हैरियट वॉकिंग टुगेदर। एमा देखती है कि जॉर्ज नाइटली जो है और वो हैरियट, वो दोनों साथ में बात कर रहे हैं। फ्रैंक डज नॉट अराइव। फ्रैंक जो है नहीं आता है। जेन फेयरफैक्स लीव्स अर्ली टू वॉक होम। जेन फेयरफैक्स जो है वो घर जाने के लिए जल्दी निकल जाती है। एंड फाइनली फ्रैंक अराइव्स इन एजिटेशन। और फाइनली जो है फ्रैंक आता है बेचैनी में। द नेक्स्ट डे ऑन द एक्सप्लोरिंग पार्टी टू बॉक्स हिल, एमा एंड फ्रैंक फ्लर्ट। जेन appears bothered and एमा इज रूड टू मिस बेट्स। अगले दिन जब पार्टी होती है बॉक्स हिल पे, एमा और फ्रैंक जो है वो फ्लर्ट करते हैं जेमा के, जिससे थोड़ी परेशान दिखती है, और एमा जो है मिस बेट्स को कुछ बोल देती है रूड होकर के। When Emma goes to make amends the next morning, she learns that Jane has accepted a position as a governess and will be leaving soon. अगले दिन एमा जो है वो जब जाती है अपनी गलती सुधारने और उन मिस बेट्स को सॉरी बोलने, तो उसे पता चलता है कि जेन ने एक गवर्नेंस का पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया है और वह बहुत जल्दी जाने वाली है। फ्रैंक टू हैज टू लीव बट इमीडिएटली फॉर मिसेज चर्चिल इज इल एंड इनफैक्ट सून डाइज। फ्रैंक चर्चिल को है उसको भी अब तुरंत ही जाना है, क्योंकि मिसेज चर्चिल जो है वो अब बीमार है और बहुत जल्दी ही मरने वाली है। एमा फील सॉरी फॉर जेन हैविंग टू टेक अ पोजीशन। एमा जो है वो, क्योंकि जेन ने गवर्नेंस की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए थोड़े सॉरी फील करती है। 10 days later, the Westerns receive a brief letter from Frank in which he explains that he and Jane have been engaged since they are being together at Weymouth. Mr. Churchill now gives his consent. 10 दिन के बाद वेस्टर्न को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें फ्रैंक चर्चिल यह डिस्क्राइब करता है कि वो फ्रैंक और जेन जो है वो एक दूसरे के साथ इंगेज हैं जब से वो एक दूसरे के साथ मिले हैं वेमाउथ में। और अब मिस्टर चर्चिल ने भी अपना कंसेंट दे दिया है, क्योंकि मिसेज चर्चिल का डेथ हो चुका है, वह इन दोनों के खिलाफ थी। इट टर्न्स आउट दैट हैरियट हैज़ नॉट बीन थिंकिंग ऑफ फ्रैंक एट ऑल बट रेदर ऑफ जॉर्ज नाइटली। और यह बाद में पता चलता है कि जो हैरियट जो किसी के बारे में जो सोच रही थी वह फ्रैंक नहीं था, यह जॉर्ज नाइटली था। नाइटली रिटर्न्स फ्रॉम ए बिजनेस ट्रिप, लर्न्स द न्यूज़। नाइटली जो है बिजनेस ट्रिप में गया हुआ था, वहाँ से रिटर्न करता है और उसे यह सब पता चलता है। एंड एमा एस्योर्स हिम दैट शी हैज़ नेवर बीन कैप्टिवेटेड बाय फ्रैंक। और वह एमा उसको एस्योर करती है कि वह कभी भी फ्रैंक से उसको प्यार नहीं था, उसके प्रति आकर्षित नहीं थी। द रिवलेशन लीड्स नाइटली टू डिक्लेयर हिज ओन फीलिंग्स फॉर एमा। और जब एमा ऐसा बताती है तो नाइटली भी डिक्लेयर करता है अपना फीलिंग एमा के प्रति, एंड दे बिकम इंगेज्ड। और वो दोनों इंगेज हो जाते हैं। दो एमा नोज that they cannot marry as long as she has to take care of her father। लेकिन एमा यह जानती है कि वह शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसे अपने पिता का ख्याल रखना है। For she cannot leave him and he will not leave his home। क्योंकि वह उन्हें नहीं छोड़ सकती है और वह अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं। A very reasonable letter from Frank to Mrs. Weston explains satisfactory in his conduct as Highbury and his and Jane's need for secrecy। और फ्रैंक एक वेरी रीजनेबल लेटर लिखता है मिसेस वेस्टन को, जिसमें वह एक्सप्लेन करता है कि उसका जो कंडक्ट था हैब्यूरी में एमा के प्रति वह कितना जरूरी था यह सब छुपाने के लिए। एमा इज रिलीव्ड बट शी कैन नॉट सेंड हर माइंड एट रेस्ट अबाउट हैरियट हु नाउ गोज टू विजिट द जॉन नाइटली इन लंदन। एमा जो है वो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन उसका जो माइंड है वो रेस्ट में नहीं है, क्योंकि वह हैरियट के बारे में सोच रही है जो कि अभी जॉन नाइटली के पास लंदन में गई है। एमा एंड जेन बिकम रिकनसाइल्ड एज फ्रेंड्स। एमा और जेन जो है वो दोस्त बन जाते हैं। जॉर्ज नाइटली डिसाइड्स दैट सिंस एमा कैन नॉट लीव अ फादर,
ही विल लिव विद देम। तो जॉन नाइटली ये डिसाइड करते हैं कि एमा क्योंकि अपने पिता को छोड़कर नहीं आ सकती है तो वही उन लोगों के साथ रहेंगे। देन इट टेक्स द कंबाइंड persuasive force of Emma Knightley and the Westerns to get Mr. Woodhouse to agree to the marriage। और इसके बाद एमा नाइटली और जो वेस्टर्न है वो जा करके मिस्टर वुडहाउस को मनाते हैं इस शादी के लिए। When Harriet decides to marry Robert Martin, after all, Emma feels free enough। जब लास्ट में हैरियट शादी के लिए मान जाती है रॉबर्ट मार्टिन से तो एमा को फ्री फील होता है लास्ट में। सी एंड जॉर्ज नाइटली आर वेड इन परफेक्ट हैप्पीनेस। वह जॉर्ज नाइटली जो है शादी कर लेते हैं परफेक्ट हैप्पीनेस में। धन्यवाद।